हालांकि उस लॉ को लाने का समय भी काफी कंट्रोवर्शियल था। मतलब ये आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो लाया गया उसकी बात कर रहे हैं? ये एक्चुअली था बीजेपी को कंटेन करने के लिए। कोई मस्जिद पर क्लेम नहीं हो सकता है, तो इसीलिए ना रथ यात्रा निकल सकती है, ना कुछ निकल सकता है, ना कुछ निकल सकता है। कि 315 बोर और बुलेट्स वर यूज जो यूपी पुलिस यूज नहीं करती। मतलब एक तरफ आप ऐसा एक्ट बना रहे हो जहां पर आप मंदिरों पर क्लेम नहीं कर सकते हो क्योंकि रिलीजियस हार्मोनी मेंटेन नहीं हो सकती, लेकिन दूसरी तरफ आप ऐसा एक्ट बना रहे हो जहां आपके घर पर क्लेम किया जा सकता है और वहां पर रिलीजियस हार्मोनी खत्म नहीं होती। 24 को सेकंड सर्वे में इनको प्रॉब्लम हुई और 23 को आए थे रिजल्ट। अभी आप न्यूज़पेपर खोल के देख लो, टेलीविजन चैनल्स खोल के देख लो, सोशल मीडिया खोलो, एक चीज़ कॉमन दिख रही है, संभल वायलेंस। और जितना बहुत सारा डायमेंशंस इसमें इंटरकनेक्टेड है, लेकिन व्हाट इज सरप्राइजिंग मी कि इतने लेवल पे जो वायलेंस हो रहा है उसके पीछे रीज़न क्या है? क्या कोई बहुत बड़ा सीवियर रीज़न है? देखो, रीज़न बहुत ही सिंपल है। एक तो सिर्फ सर्वे करना है किस चीज़ का, कि जो अभी वहाँ पर मस्जिद है उसके नीचे क्या कभी मंदिर हुआ करता था। और ये सर्वे क्या रैंडम लोगों के द्वारा किया जा रहा है? बिल्कुल नहीं। ये सर्वे कंडक्ट किया जा रहा है सरकार के द्वारा, मतलब एडवोकेट कमीशन के द्वारा। और इनको क्या अपनी मनमानी के तहत ये सर्वे कर रहे हैं? नहीं, ये सर्वे कर रहे हैं जो कोर्ट है उसके ऑर्डर के तहत। मतलब कि कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की जाती है, पीआईएल दाखिल करने के बाद कोर्ट जो है वो इजाज़त देता है कि हाँ भाई आप जाकर सर्वे कर सकते हो। अब सर्वे पहले किया गया, अब उस सर्वे में ऐसा हुआ कि जो उनको फाइंडिंग्स है वो लो लाइट की वजह से या कोई भी कारण की वजह से वो उस वक्त पूरा नहीं हो पाया। दोबारा वो दूसरी बार जाते हैं, वहाँ पर सर्वे फिर से कंडक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो जाने की कोशिश करते हैं उसके पहले ही जो प्रोटेस्टर्स हैं वो उसको एनसर्कल कर देते हैं। और फिर उसके बाद जो विद्रोही लोग थे वो पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं पुलिस के ऊपर। अब यहाँ पर जो सबसे बड़े कंसर्न है वो ये है कि ये जो चीज़ थी ये सरकारी तरीके से की जा रही थी, है ना। अब मुझे आप एक चीज़ बताइए, अगर सरकार कोई भी गलत कानून लेकर आती है तो हम सभी को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, लेकिन क्या वायलेंस करने का अधिकार है? जो यहाँ पर प्रोटेस्ट हुए इसमें 3, 4 या 5 जो लोग हैं उनकी डेथ हुई ऐसा कहा जा रहा है। अब जो डेथ हुई है वो गोली लगने से हुई। अब सवाल क्या हुआ कि भाई पुलिस ने उन पर गोली कैसे चलाई, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है या फिर जो कमिश्नर है उनके द्वारा ये कहा गया कि पुलिस ने गोली नहीं चलाई क्योंकि पुलिस जो है वो तो रबर बुलेट का इस्तेमाल कर रही थी। जो गोली उन पर लगी है वो देसी कट्टे से चलाई गई है। अब काफ़ी जो वहाँ पर पॉलिटिशियंस हैं उनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस जो है वही देसी कट्टे लेकर आई थी और इसलिए उन्होंने गोली चलाई। तो इसका ये भी क्वेश्चन निकलता है कि क्या पुलिस को ऑलरेडी पता था वहाँ पर वायलेंस होने वाला है? और अगर ऐसा है तो फिर क्या ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई थी? क्योंकि क्या होता है, जो नॉर्मल वायलेंस होते हैं, जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स के द्वारा वायलेंस किए जा रहे हैं वो दबाए जा सकते हैं इजीली, लेकिन जब इतना बड़ा विद्रोह हो रहा है, इतनी बड़ी प्लानिंग हो रही है, तो उसके पीछे पॉलिटिकल ताकतें जो है वो भी काम करती है। ऐसा पिछले पास्ट में जितनी भी प्रोटेस्ट हुई है उसमें देखा गया है। और ऐसा भी एक एंगल निकल कर आ रहा है कि जो प्रोटेस्टर्स थे उसमें दो गट बटे हुए थे। जो दो पॉलिटिकल ग्रुप है वहाँ पर, मतलब हम उस संभल की बात कर रहे हैं, दो पॉलिटिकल ग्रुप है, उसमें जो दो गट बटे हुए थे मुस्लिम कम्युनिटी के, उनमें भी विद्रोह था ऐसा देखा जा रहा है। और जो एक ग्रुप है उसके द्वारा दूसरे ग्रुप पर गोलियां बरसाई गई ऐसा भी कहा गया है। अब मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाह रहा हूं क्योंकि जो रिपोर्ट्स है वो एलिजेडली कह रही है, ये तो कंफर्म है देसी कट्टे से चली, लेकिन क्या पुलिस ने चलाई या फिर वहां पर जो दूसरे राइवलरी ग्रुप्स थे उन्होंने चलाए, ये अभी तक पूरी तरीके से उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि इस तरीके का वायलेंस जब हो रहा है तो ऐसे सिनारियों में एडवोकेट ये किया जाना चाहिए कि सरकार जो है क्या वो सीधा जाकर, क्योंकि सरकारी लोग हैं वहाँ पर, सरकारी लोग क्या सीधा जाकर मस्जिद गिराने के लिए आए थे? नहीं आए थे, वो सर्वे करने के लिए आए थे। और जो सरकारी काम हो रहा है उसमें एटलीस्ट हम ये कर सकते हैं कि उनका साथ दे सकते हैं कि आप सर्वे जो है वो कर लो। निर्णय जो आता है उसे प्रोटेस्ट करना नहीं करना ये हमारे सिटीजन्स का अधिकार है। तो ये जो प्रोटेस्ट यहाँ पर हुई है ये काफ़ी मतलब जो वहाँ पर इंसिडेंस हुआ है ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस है, लेकिन ऐसा जो पोर्ट्रे किया जा रहा है कि कंप्लीटली यहाँ पर सीजेआई की गलती है कि उन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को डाइल्यूट किया, इस वजह से जो लोअर कोर्ट से उनको अब ताकत मिली है कि वो भी सर्वे के लिए कह सकते हैं। ये सब के बजाय जो प्रोटेस्टर्स हैं उन पर भी सवाल खड़े किए जाने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है।
या मेरे हिसाब से जैसा आपने कहा कि ये एडवोकेट कमीशन ये एक्टिविटी करवा रहा था, ये पूरी एक्टिविटी, और ये एक्टिविटी जो हो रही थी ये कोर्ट के आदेश पे हो रही थी। अब जब ये लीगल रिकोर्स चल रहा है तो आपको कानून हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं, आप भी कोर्ट में जा सकते थे, जो एक लीगल कोर्स होता है। ठीक है, आपको कोर्ट के आप अपील कर सकते थे और कहीं पे जाके ये सब करने की मतलब यहाँ पे तो स्मेल फिशी आ रही है कि यहाँ पे कुछ तो पॉलिटिकल एंगल ज़रूर है। और मैंने कई रिपोर्ट्स में भी देखा था कि बहुत सारे सीसीटीवी कैमरास जो थे, जो एकदम स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे, तो उनको तोड़ा गया था पहले ही बिफोर हैंड। और एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि एक जो अनफॉर्चुनेट डेथ हुई थी कि 315 बोर और बुलेट्स वर यूज्ड, जो यूपी पुलिस यूज़ नहीं करती। एंड द यूपी पुलिस ने रबर बुलेट्स यूज़ की थी और टीयर गैस यूज़ किया था एज पर देयर इंफॉर्मेशन। लेकिन व्हाट आई वांट टू से इज़ कि एसपी साहब या किसी पुलिस ऑफिसर ने, उन्होंने ऐसा भी कहा कि जो माता पिता कंप्लेंट कर रहे हैं कि हमारे बच्चों के साथ में बुरा हुआ है, उनके साथ वायलेंस हुआ, तो क्या आपको पता था वो सब ये करने जा रहे हैं और किस चीज़ के लिए जा रहे हैं? क्योंकि ये काफ़ी प्री प्लान रखता है, आपने जैसे बताया, और जो रिपोर्ट्स अभी सामने आ रही है तो प्री प्लान तो लग रहा है। हाँ बिल्कुल। और देखो इसमें ना मुझे ज़्यादा कंसर्न जो है वो जो लेफ्ट लीनिंग मीडिया है उसका भी है, जो दूसरों को गोदी मीडिया बोलती हुई फिरती है। और जो जब बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हुए और उसके बाद जब वहाँ से जो शेख हसीना थी उनको निकाल दिया गया, उसके बाद उनके घर में जाकर जिस तरीके से उनके जो वस्त्र थे उनको बाहर निकाल के उसका प्रदर्शन किया गया, तो ये सशक्तिकरण का प्रदर्शन है ऐसा कहने वाले जो यहाँ पर प्रोटेस्टर्स है भारत में, जो प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, इन दी एंड था तो प्रोटेस्ट ही। प्रोटेस्ट जो किए जा रहे हैं वो प्रोटेस्ट वायलेंट तरीके से नहीं होना चाहिए, इस पर ब्लेम करने के बजाय जुडिशरी पर ब्लेम कर रहे हैं, गवर्नमेंट पर ब्लेम कर रहे हैं। ये मुझे कमाल की चीज़ लगती है। राइट। और जो पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व है वो समाजवादी पार्टी के हैं। एंड जो लेफ्ट लीनिंग है वो ये भी नहीं देख पा रहे कि उन्होंने कुछ इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट्स दिए थे, और ये रिकॉर्ड पे एफआईआर में भी नाम के साथ रजिस्टर्ड है, उनका नाम है और सब कुछ आया हुआ है। फिर भी ये अलेज करना कि ये टोटली गवर्नमेंट का फिर एडमिनिस्ट्रेशन का फेल्योर है और सीजेआई का फेल्योर है, तो कहीं ना कहीं जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट से तो यही पता चल रहा है कि उनको एक अश्योरेंस मिला था कि आप कुछ भी कर लो, विल हैंडल दिस। एक लीडर ने बोला था वही के, एंड दूसरे एक लीडर ने बोला था कि हमें ये करना ही होगा, तो देवर मतलब मोटिवेटेड एंड इंस्पायर्ड टू डू समथिंग अबाउट इट, जो 22 तारीख को होता। और एक सिचुएशन और भी बनती है कि 19th को फर्स्ट सर्वे हुआ था, तब तो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। 24th को सेकंड सर्वे में इनको प्रॉब्लम हुई, और 23rd को आए थे रिजल्ट्स, क्योंकि तब रिजल्ट्स आने थे, और रिजल्ट्स आने के बाद में अचानक से रिस्पॉन्स बदल गया। तो ये भी एक एंगल हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, और इसमें ना जैसे एक चीज़ ये भी कही जा रही है कि अब गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या मतलब है। मतलब अब जो मंदिर है उनको फिर से अगर इसी तरह की चीज़ें चलती रही कि भाई मंदिर को क्लेम कर रहे हैं, मंदिर को क्लेम किया जा रहा है, इससे कम्युनल वायलेंस जो है वही इंक्रीज़ होगा। और ये कम्युनल वायलेंस ना होने के लिए 1991 का जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो ऑलरेडी लाया गया है, जहाँ पर हम जो भी रिलीजियस प्लेसेस है उसकी जो भी इसकी होगी वो चेंज नहीं कर सकते हैं। तो क्यों ज़बरदस्ती यहाँ पर हम टेम्पल जो है उसकी मांग भी कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो हर छोटे छोटे गली चौराहों पे जो मंदिर या मस्जिद है उसकी तो मांग नहीं की जा रही है। जो बड़े बड़े प्लेसेस है जो सिग्निफिकेंस रखते हैं हमारे इतिहास में, उन्हीं की मांग की जा रही है। अब यहाँ पर भी अगर हम देखें, ये भी जो मंदिर हमें देखने को मिल रहा है हरिहर मंदिर, इसके भी काफ़ी रिलीजियस सिग्निफिकेंस जो है पास के थ्रू भी हमें देखने को मिले और काफ़ी ज़बरदस्त इतिहास उसका हमें देखने को मिला है। राइट। जैसे आप हिस्टोरिकली देखें तो पांचाल में ये सिचुएटेड था, फिर मौर्यन एम्पायर ने इसको लिया, और फिर उसके बाद में दिल्ली सल्तनत आया। दिल्ली सुल्तान जब सिकंदर लोदी था, तो सिकंदर लोदी के टाइम पे हु वाज एन अफ़गान, तो अफ़गान डायनेस्टी थी, और उनके टाइम पे ये जो हुआ था इसको कैपिटल बना दिया था, मतलब इतना प्रोमिनेंट था। और फिर मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे यॉन डायनेस्टी आई गेस, चाइना के, और तैमूर कुछ नाम था उनका, उन्होंने एक रिक्वेस्ट की थी मोहम्मद बिन तुगलक को कि हमें यहाँ पे एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बनानी है,
बिकॉज सिर्फ हिंदू स्क्रिप्चर्स में इसका सिग्निफिकेंस, इवन बुद्धिस्ट भी ये मानते हैं, जैसे हिंदू मानते हैं कि यहाँ पे कल की अवतार होने वाला है, वैसे बुद्धिस्ट भी मानते हैं कि यहाँ पे मैत्रेय आने वाले, जो फ्यूचर बुद्ध है। और उसके बाद में हम ऐनी अकबरी में इसका रेफरेंस देखते हैं। ऐनी अकबरी में देखने को मिलता है कि यहाँ पे टेम्पल हुआ करता था, मतलब बनाया गया था, पहले तो टूटा था, एंड बाबर नामा के अकॉर्डिंग शायद ये टूटा था। तो हिस्ट्री तो यहाँ पे है, आप टोटली ऐसा बोल ही नहीं सकते जहाँ पे इंडिया इतनी एंशियंट सिविलाइजेशन है, इतने सारे इम्प्लीकेशंस यहाँ पे हुए हैं, तो आप गड़े मुर्दे उखाड़ना तो बोल ही नहीं सकते, बिकॉज रिलीजियस ही इंस्टीट्यूशन नहीं होता था टेम्पल, कल्चरल इंस्टीट्यूशन होता था, इकोनॉमिकल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, सारी चीज़ें, सारे डायमेंशन एक टेम्पल में इन्वॉल्व थी। इवन यू कैन से सेम अबाउट मस्जिद्स टू, लेकिन टेम्पल्स तो यहाँ के इंडिजिनस इंस्टीट्यूशंस थे। और यही से साइंस जो हम देखते हैं कि भास्कर टू जो एक फेमस मैथमेटिशियन थे, वो साउथ के टेम्पल से एसोसिएटेड थे। और उसके बाद में आर्यभट्ट, वो उनको भी स्पॉन्सरशिप वगैरह जो हेल्प मिलती थी वो टेम्पल से मिलती थी, थोड़ा बहुत टेक्निकल वगैरह भी उन्हें मिलता था। एंड इसके हिसाब से हम ये नहीं सीधा मतलब एकदम से छोड़ नहीं सकते कि ये बस हिस्ट्री है, तो आप हिस्ट्री है तो गड़े मुर्दे उखाड़ना है तो आप इसको मतलब किसी एक्ट के तहत क्लेम नहीं कर सकते, डिस्प्यूट नहीं कर सकते। अभी जैसे बहुत सारे जो मतलब गोदी मीडिया जो लेबल है वो देने वाले जो लोग हैं, जो ओनर है उस चीज़ के, उन्होंने बहुत ऐसा कहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इतना अच्छा जो एक कानून लाया गया था जहाँ पर एक कम्युनल हार्मोनी बनाई जा सकती थी, उसको डिसरप्ट किया गया जो हमारे फॉर्मर सीजीआई है चंद्रचूड़ साहब, उनके द्वारा। और उन्होंने कैसे डाइल्यूट किया कि भाई अगर हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट देखते हैं तो उसमें एक डेट दी गई है कि मतलब 15 अगस्त 1947, ये डेट पर जो भी रिलीजियस प्लेसेस थी उसका उसी तरीके का रंग रहेगा, उसे चेंज नहीं किया जा सकता है। अब इसमें बहुत सारे लोग जो ये भी कहते हैं, मतलब अगर हम ये कहते हैं कि भाई ये गलत है, तो जो अलग कम्युनिटी है वो कहती है कि इसमें सभी रिलीजियस प्लेसेस की बात की जा रही है। लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो जो कन्वर्जन है रिलीजियस प्लेसेस का वो तो हिंदू टेम्पल्स का ही हुआ है। तो इसलिए ये कहना कि इसमें सभी रिलीजियस प्लेसेस की बात की गई है, ये एक बचकानी चीज़ हो जाती है। दूसरा ये है कि इसको डाइल्यूट करने का मतलब क्या था, मतलब जो डाइल्यूशन की बात की जा रही है वो किस तरीके से किया गया। तो जब याचिकाएं बहुत ज़्यादा वहाँ पर दाखिल हो रही थी तो उस एक्ट में पर्टिकुलरली ये कहा गया है कि उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। जो भी याचिकाएं वगैरह दाखिल की गई है या की जाएगी वो सब नलीफाई हो जाएगी, मतलब वो रहेगी ही नहीं, वैलिड नहीं रहेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जज के द्वारा उस वक्त ये कहा गया था कि एटलीस्ट ये जानने का तो अधिकार है कि वो क्या था, जो एक पर्टिकुलर चीज़ है, जो जगह है वहाँ पर पहले क्या था, ये जानने का तो अधिकार होना चाहिए। अगर हम हमारे बाकी आर्टिकल्स देखते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट में हमारे रिलीजियस के बारे में दिया गया है, तो वो एक बिलीव जो है उसको एक मेंटेन करने के लिए, उसकी एक इज्जत रखने के लिए हमको पता रहना चाहिए उस जगह पर क्या था। और इसीलिए ज्ञानवापी हो गया। देन उसके बाद यहाँ पर जो एक सर्वे का दिया गया है, ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। और अगर हम इस एक्ट को भी देखें तो ये एक्ट में जो एक डेट दी गई है ये भी एक रैंडम डेट दी गई है, मतलब 15 अगस्त 1947। ये एक्ट, ये जो डेट है ये क्यों लाई गई यहाँ पर? इस डेट को तो हमको आज़ादी मिली, मतलब इस डेट के पहले जो भी किया गया है वो ठीक है, वो आपका था मसला, लेकिन अब इसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते हो क्योंकि सब अंग्रेज़ों ने थोड़ी किया है। जो भी हमारे यहाँ पर जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस पर जो भी अत्याचार हुए हैं वो अंग्रेज़ों के द्वारा नहीं हुए। इनफैक्ट अगर हम हिस्ट्री में जाए तो ये जो संभाल का प्लेस है, जैसे अचानक से कई लोग बोल रहे हैं ना, अचानक से क्यों लेकर आ गए, अचानक से अभी लाने की ज़रूरत क्या पड़ रही थी, अचानक से वॉयलेंस अभी हुआ है। जैसे आपने कहा कि एक एंगल जो है वो इलेक्शन का भी आता है, लेकिन ये जो मांग थी यहाँ पर संभाल जो मंदिर है उसकी मांग काफ़ी पहले से चलती आ रही है। इनफैक्ट जो अंग्रेज़ है उन्होंने भी सर्वे कराया था और उस वक्त ये देखा गया था, मतलब झूठी रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर पब्लिश की गई थी कि जो मस्जिद है वही वहाँ पर था, बाबर, वो सब लिखा गया था वहाँ पर। लेकिन बाद में जो रिपोर्ट्स बाहर निकल कर आई थी, अंग्रेज़ों के टाइम की ही बात है कि जो रिपोर्ट्स बाहर निकल कर आई थी उसमें पाया गया कि जो वहाँ पर पहले मंदिर था और जो मंदिर जो तोड़ा गया उसी के जो रिमेन्स है उसका इस्तेमाल किया गया मस्जिद को बनाने में भी। और बाबर जो है वो तो ऐसे ही लिखा गया।
और पहले जब ये सर्वे हो रहा था, जब कोर्ट में बात जा रही थी, उससे पहले वहाँ के जो मुस्लिम्स थे उन्होंने बात मानी थी कि हाँ ये पहले नहीं था, लेकिन फिर कोर्ट में झूठी गवाही दी गई थी। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली है। मतलब ये ज़्यादा पहले की बात नहीं है जो म्यूटिनी हुई थी, मतलब ये मंदिर कई साल पहले का है, उसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा पुराना नहीं है। मतलब जो म्यूटिनी हुई थी हमारी 1857 की, उस दौरान की ये बात है। और ब्रिटिशर जो है, जब वो भी कीन थे कि भाई तुम्हारा रिलीजियस जो चीज़ें हैं वो किस तरीके की थी, उसका एक्चुअल में वहाँ पर कौन सा ढांचा था, ये पता रहना चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्यों उसको बंद कर दिया, ये चीज़ समझ में नहीं आती है। राइट। और ये जो एक्ट है इसके प्रति मेरी भी थोड़ी क्रिटिसिज्म जो है, मैंने भी कुछ क्रिटिसिज्म देखी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे रिलीजियस कैरेक्टर, जो मेंटेनेबिलिटी ऑफ रिलीजियस कैरेक्टर वो बोल रहे हैं, और रिलीजियस कैरेक्टर को आपको मेंटेन करना है, रिलीजियस कैरेक्टर आप चेंज नहीं, बट व्हाट इज दिस रिलीजियस कैरेक्टर, ये है क्या? और मैंने पहले ही कहा कि टेम्पल्स आर नॉट जस्ट रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, उसमें बहुत सारे डायमेंशंस थे। और इसी एक्ट के अंदर एक्सेप्शंस के तौर पे माना भी गया है कि आर्कियोलॉजिकल या फिर हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, तो आप उसमें जो है ये लागू नहीं होगा, ये एक एक्सेप्शन की तरह प्रोवाइडेड है। तो जब हम आर्कियोलॉजिकल साइट की डेफिनेशन देखते हैं, तो कोई भी साइट अगर 100 साल से ज़्यादा पुरानी है, एटलीस्ट 100 साल की पुरानी है, और उसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस बन रहा है, तो वो एक साइट मानी जाती है आर्कियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। अब ये टेम्पल तो सारे टेम्पल 100 साल से पुराने ही हैं, तो आप इनको एक्सेप्ट कैसे? तो ये एक्ट का सबसे पहले तो बनता ही नहीं। फिर अगर हम इस उसके एक्सेप्शंस को देखें तो बनता ही नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि जो सेक्युलरिज्म वगैरह वो यहाँ पे वायलेट होते दिख रहा है। कई लोग तो कहते हैं कि ये, और एक मेरे हिसाब से कोई PIL भी फाइल की है, कोई पिटीशन फाइल की है, आई डोंट नो इफ इट्स PIL और पिटीशन, लेकिन फाइल क्या हुआ है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है एक्ट, क्योंकि जो रिलीजियस कैरेक्टर आप बोल रहे हो, तो सेक्युलर जो है उसको वायलेट कर रहा है, और सारे सबको इक्वल नहीं देखा जा रहा है। यहाँ पे आर्टिकल 20 वायलेट हो रहा है, जिसमें कहा जाता है कि जो ऑफेंस है उस टाइम पे जो था वही पनिशमेंट आपको मिलनी चाहिए। तो आपने यहाँ पे टाइमलाइन तो एक एब्रप्टली दे दी है, और वो पूरे एक्ट के लिए दी है, लेकिन इस पर्टिकुलर जो सेक्शन 3, 4, 5 में जो पनिशमेंट की वगैरह जो बात की जा रही है, तो वहाँ पे तो आपने कोई स्पेसिफिक डेट नहीं दिया जिसमें आप आर्टिकल 20 के को हिसाब से मतलब जज कर सके। तो अल्ट्रा वायर्स भी इसको कहा जा रहा है कई जगहों। 100। और मुझे आप एक चीज़ बताइए कि ये हमारे देश में कैसा सेक्युलरिज्म है कि हमें जब आज़ादी मिली उससे पहले सर्वे किया जा रहा है, उससे पहले मंदिर है, मस्जिद है, वो सब देखने की अनुमति जो है वो दी जा रही है, और हमें आज़ादी मिलती है उसके बाद तुरंत टेम्पल एंडोमेंट एक्ट लाया जाता है, जिसके तहत जितने भी टेम्पल्स है उसको गवर्नमेंट कंट्रोल में रखा जाता है। अब गवर्नमेंट कंट्रोल में रखने का मतलब क्या है कि जो भी हम डोनेशन दे रहे हैं टेम्पल को, वो डोनेशन सेक्युलर चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, भले ही वो ब्रिजेस बनाने के लिए हो, भले ही वो रोड बनाने के लिए हो। हालांकि काफ़ी सरकारें जो है वो कहती है कि उसके लिए हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन क्यों फिर कर्नाटका के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने ये कहा था कि जब बीजेपी की सरकार कर्नाटका में थी, उन्होंने जब लाने की कोशिश की थी वहाँ पर जो टेम्पल्स है उनको कंट्रोल से बाहर रखने की कोशिश की थी, क्यों वहाँ पर कांग्रेस के नेता ने कहा था कि ये बेवकूफ़ी है? क्यों कहा था कि करोड़ों रुपए जो है वो जनरेट करके देता है हमको मंदिर? क्यों ये कहा था? जब उनको कोई लेन देन नहीं है उस पैसों से, तो फिर क्या मतलब बनता है वो चीज़ें कहने का? दूसरी चीज़ कि ये निकल जाता है, उसके बाद हमारे यहाँ पर जो 1991 का एक्ट जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया जाता है, जहाँ पर जो भी रिलीजियस प्लेसेस है उसको उसी कैरेक्टर में रखा जाए। और ये हम सभी को पता है कि जितने भी कैरेक्टर्स है वो कौन से ढांचे पहले तोड़कर कौन सा ढांचा बनाया गया है, इसलिए उसमें कोई दोहराई नहीं है कि यहाँ पर भी जो बेसिकली इनइक्वालिटी जो है हमें हिंदूज़ के खिलाफ देखने को मिल रही है। देन उसके बाद वक्फ बोर्ड लाया जाता है, जहाँ पर जो भी जगह है उस पर आप खुलेआम क्लेम कर सकते हो, उस पर कोई आपको पाबंदी नहीं है। तो ये कैसा सेक्युलरिज्म है जहाँ पर एक समुदाय जो कि मेजॉरिटी में है उसके खिलाफ कानून पे कानून लाया जाता है, और प्लीज करने के लिए सिर्फ आपके वोट बैंक को। राइट। एंड मैं एक मार्कंडेय मंदिर गया था चंद्रपुर के पास, और वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारी हिस्टोरिकल जो हैपनिंग्स थी जो हमें आज मॉडर्न हिस्ट्री में पता चलता है, वो देखने को एक टेलीस्कोप जैसा भी मैंने वहाँ पे कुछ देखा था, और इजिप्ट के पिरामिड्स भी वहाँ पे रिप्रेजेंटेड थे। और ये जो मंदिर है, ये मंदिर ऐसे ही एकदम बेकार अवस्था में पड़ा है। अभी ASI ने उसको अपने कंट्रोल में लिया है, नहीं तो ऐसे डिलैपिडेटेड सिचुएशन में पड़ा था, टूटा हुआ पड़ा था, उसके स्टोन्स यहाँ वहाँ पड़े हुए। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि बहुत सारे सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन हमको टेम्पल से मालूम पड़ते हैं। कई सारी सीक्रेट्स जो है वो टेम्पल्स के वॉल्स पे
डिस्क्राइब की जाती थी। और अगर ये क्लेम किया जा रहा है, अगर ये फाइल की जा रही है कि ये टेम्पल्स के ही जो अवशेष से नया एक स्ट्रक्चर बना है, नया एक उसको कन्वर्ट हुआ है, तो और दूसरे जो चीज़ें वो शायद बरीड हो सकती है नए स्ट्रक्चर के नीचे, तो क्या हम अपने आप को एक हिस्टोरिकल सोर्स डिनाई नहीं कर रहे? हम कई सारे सीक्रेट्स डिकोड कर सकते हैं, हमारी सभ्यताओं को पढ़ सकते हैं। दैट इज़ व्हाई आई वांट टू से कि सिर्फ टेम्पल्स एक रिलीजियस कैरेक्टर उसको बोल देना इज़ वेरी, मतलब एक शैलो अंडरस्टैंडिंग एंड शैलो डेफिनेशन। इतने बड़े वाइड स्केल पे आप वो लॉ को लेके आ रहे हो, हालांकि उस लॉ को लाने का समय भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल था। शुड आई गो इनटू दिस? 100%। मतलब ये आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो लाया गया उसकी बात कर रहे हो? एक व्यू पॉइंट ऐसा भी आता है कि ये लॉ एक्चुअली रिलीजियस कैरेक्टर या फिर टेम्पल्स को या फिर मॉस्क से रिलेटेड है ही नहीं। ये एक्चुअली था बीजेपी को कंटेन करने के लिए। यस, जैसे 1984 में बीजेपी की सीट्स कितनी थी? सिर्फ 2। 1991 में बीजेपी की सीट्स कितनी हो गई? 120 प्लस। तो बीच में ऐसा क्या कर दिया बीजेपी ने? राम मंदिर। आप अगर बीजेपी का मैनिफेस्टो पढ़ो, मैनिफेस्टो अगर पढ़ोगे 1991 में, तो वहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड होगा कि बीजेपी राम मंदिर एक्सप्लिसिटली लाना चाहती है। ऐसा किसी सब हेडिंग में नहीं था, एक अलग से हेडिंग दी गई थी कि हम राम मंदिर लाएंगे। और और तब उनको उतना सीरियसली किसी ने लिया नहीं था। मैनिफेस्टो इज अ डिफरेंट थिंग। उससे पहले जब वो राम मंदिर की बात करते थे तो नहीं लेता था कोई। लेकिन जब अडवाणी जी की रथ यात्रा चली थी सोमनाथ से अयोध्या तक, उसमें जो रिस्पॉन्स देखा था, कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी जी की आइडिया थी, और जब उसमें रिस्पॉन्स देखा तो कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज घबरा गई, इंक्लूडिंग दोज इन पावर्स, क्योंकि तब तक उनको लगा कि इसको इतना रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। लेकिन आपको इतनी बड़ी स्केल पे अगर हुई तो ज़्यादा फाइनेंसेस तो बहुत रहे होंगे उसके पीछे, इतने सारे लोग आए थे, उनका अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन हुआ था। एंड जहाँ पे फाइनेंसेस फ्लो होते हैं, मतलब वो आप समझ लेते हो कि दिस इज़ नाउ अ सीरियस थ्रेट। अब इसके लिए मैं आपको कुछ स्टेटमेंट्स भी पढ़ाता हूँ जिनका नाम था, कांग्रेस के एमपी थे विजय कुमार राजू। He said, and I quote, "In the name of religion, BJP wants to grab the power at the center, but invoking Lord Rama's name by flaring up Hindu sentiment, they somehow wanted to come to power. In 1984, they had only 2 seats in Lok Sabha. If not for the religion, how could they bag so many seats in 1989 elections?" ये कांग्रेस एमपी ने कहा है। कांग्रेस एमपी के द्वारा, मतलब कि जो 2 सीट थी वो 1984 में, वो 1989 तक आते आते 120 तक बीजेपी की पहुंच जाती है। और इसमें राम मंदिर का एक रिलीजियस सेंटिमेंट का बहुत बड़ा योगदान है। एंड गुलाम नबी आज़ाद, जिनको हम अच्छे से जानते हैं, उन्होंने कहा था, एंड आई कोट, "द टाइम हैज कम व्हेन थ्रू दिस बिल वी कैन इम्पोज सम चेक ऑन सम पॉलिटिकल पार्टीज विच अडॉप्ट रिलीजन एज अ मीन टू विन द इलेक्शंस, बी इट लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन." अनकोट। ये जो इन्होंने अभी बिल की बात की, यही बिल की बात की कि कुछ लोग, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज रिलीजन का इस्तेमाल कर रही है पावर में आने के लिए, और उनको रोकना जरूरी है, और इसीलिए ये बिल का आना जरूरी है। या इस बिल का आना जरूरी है। तो जो हम ऊपर से देखते हैं कि ये बस एक रिलीजियस टेम्पल्स को और उसको, अगर राम जन्मभूमि इशू नहीं होता, अगर रथ यात्रा नहीं होती, तो और तभी क्यों आया जब राम जन्म, और कहाँ ये भी जाता है जब 1991 इलेक्शन में सबसे बड़ा इशू क्या था? एक तो मंदिर और दूसरा मंडल मंदिर इशू, उसको ऐसा वो फेमस भी होता उस समय पे। तो कहाँ बीजेपी ने एलिज किया था कि मंडल इशू लाया ही इसीलिए ताकि जो हिंदूज है उनमें बांट सके, ओबीसी, क्रीमी लेयर एंड ऑल ऑफ दीज चीज़ें हो सके। और मंदिर को, क्योंकि मंदिर का जो इशू था उसके पीछे एक वाइड लेवल पे पोलराइजेशन देखने को मिला था, एक बहुत ज़्यादा सपोर्ट देखने को मिला था। जब इलेक्शंस हुए थे ना, तो फर्स्ट फेज जो इलेक्शन का हुआ था उसमें कांग्रेस को ऑलमोस्ट वाइप्ड आउट हो गई थी, ऑलमोस्ट फर्स्ट फेज में। लेकिन फिर सेकंड फेज के पहले अनफॉर्चुनेटली राजीव गांधी सर की डेथ हो जाती है, एंड देन जो सेंटिमेंट्स है वो शिफ्ट हो जाते हैं। एंड देन कांग्रेस ने फिर नेक्स्ट बाकी जो चरण था उसमें अच्छे से परफॉर्म किया। तो आप देख रहे हो कि इस ग्रेविटी कितना था, इसका सपोर्ट कितना था ये लेवल पे, कि इतनी एज ओल्ड जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी थी उसको इतना ज़्यादा सफ़र करना पड़ा था फर्स्ट फेज में। तो ये जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है,
इसको भी हम खारिज नहीं कर सकते। और जैसे आप हमने देखा कि रिलीजियस का कैरेक्टर सही से एक्सप्लेन नहीं किया और बहुत सारी चीज़ें सही से उसमें आई हुई नहीं है, तो ऐसा लगता है कि हड़बड़ी में लाया हुआ लॉ है। 100%। और इतना छोटा लॉ है वो कि मतलब आप ऐसे होता है कि लॉज जो बिल आते हैं वो इतने डिटेल्ड होते हैं, उसमें चीज़ें जो है वो इस तरीके से डिफाइन होती है, बहुत डिटेल्ड पूरा पैरामीटर्स उसमें लाया हुआ होता है। लेकिन इसमें अगर आप देखोगे तो ज़्यादा डिटेलिंग कुछ की हुई नहीं है, बस आपको बता दिया है। मेन जो उनका उद्देश्य था वो ये है कि भाई जो भी रिलीजियस कैरेक्टर है उसको उसी तरीके का रहने देना, उसको चेंज नहीं करना है, और पीआईएल जो है वो भी दाखिल नहीं हो सकती है। मतलब ये आप जो बोल रहे हो उससे ये कनेक्शन बन रहा है कि अगर मैं चाह रहा हूं कि जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स है वो उसके थ्रू मैं सरकार में आ सकता हूं, तो फिर उसके बाद क्या होगा कि यार ये बंद कैसे होगा कि कोई मंदिर पर अब क्लेम ही नहीं हो सकता है, कोई मस्जिद पर क्लेम नहीं हो सकता है। तो इसीलिए ना रथ यात्रा निकल सकती है, ना कुछ निकल सकता है, ना कुछ निकल सकता है। इसीलिए आप पूरा सारी चीज़ें जो है बंद डब्बे में डाल के बैठ जाओ, और इसको नाम क्या दिया जाता है, रिलीजियस जो कम्युनल हार्मोनी है उसको मेंटेन करना है। राइट। और वो जो 1991 के जो इलेक्शंस थे, बीजेपी की तरफ से जो डिसेंट्रलाइजेशन के लिए बात करती थी, क्योंकि तब बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड हुआ करता था हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, और तब बीजेपी ने बोला था कि ये तो स्टेट सब्जेक्ट्स है, पिलग्रिमेज हो गया या फिर ब्यूरियल साइट्स हो गई, ये तो स्टेट सब्जेक्ट्स है, आप यूनिलेटरली इनको इस एक्ट के एम्बिट के अंदर कैसे ला रहे हैं। एंड दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि जब आप लीगल रिकोर्स ही खत्म कर रहे हो, लीगल आप रास्ता ही बंद कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि आप ला ही नहीं सकते, तो लोगों की, क्योंकि यहाँ पे जो मंदिर है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कहा कि ये सिर्फ रिलीजियस नहीं है, ये सिर्फ स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशंस नहीं है, बहुत सारे डायमेंशंस कवर्ड आते हैं उसमें। सिर्फ ऐसा है क्या अगर मैं काफ़ी डिवोशनल व्यक्ति हूँ तो ही मुझे मंदिरों से प्रेम हो, मैं आर्कियोलॉजिकली इंस्पायर्ड हो सकता हूँ, मैं हिस्टोरिकली इंटरेस्टेड हो सकता हूँ, मेरे और कोई भी इंटरेस्ट हो सकते हैं, मैं आर्किटेक्चर समझना चाह सकता हूँ कि क्या। इस चीज़ पर मैं आने ही वाला था। मतलब जैसे क्या होता है कि बहुत सारे जो सेक्युलर लोग हैं, खासकर सेक्युलर लॉबी, उनका ये अक्सर कहना होता है कि मंदिर जो है वो बना क्यों रहे हो, या मंदिर की ज़रूरत क्या है, उसके जगह पर आप अस्पताल जो है वो बना सकते हो, उसके जगह पर आप स्कूल जो है वो बना सकते हो, ये सारी चीज़ें कहते हैं। तो जैसे आप अभी बहुत सारी चीज़ें बता रहे हो कि जो मंदिर होता है, जो एक टेम्पल है, उसके बहुत सारे सिग्निफिकेंस होते हैं। तो अगर हम इसको डिटेल में देखें कि भाई स्कूल्स और हॉस्पिटल्स को क्या ये सारे जो सिग्निफिकेंस आप बता रहे हो वो रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब क्या एक्चुअल में जो मंदिर अगर वहाँ पर होता है तो क्या उसका इतना फ़ायदा हमें देखने को मिलता है? हाँ, जैसे अभी का जो मंदिर है, हमने देखा कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल उसमें इन्वॉल्व होता है, तो बिजनेस चलते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, ग्रोथ होती है। उसके बाद में मंदिर बनने के बाद में भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे इन्वॉल्व होती है, जैसे अगरबत्ती बेचने वाले हो गए, फ्लावर्स बेचने वाले हो गए, गार्लैंड्स बेचने वाले हो गए। और उसके बाद में अभी तो कई ऐसे मॉडर्न वेंचर्स भी वहाँ पे है कि जो गार्लैंड्स होते हैं उनको जो वेस्ट होता है उसको यूज़ करके फिर से अगरबत्ती बना रहे हैं। मतलब एक रिसाइकल अभी मॉडर्न तरीके से हमको देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट जो होटल्स हैं उसके रेट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, जो ज़मीनें हैं उसके रेट्स बढ़ गए हैं, और जो शेयर मार्केट है, जो होटल्स को वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, आसपास जो होटल्स हैं वहाँ पर अयोध्या राम मंदिर के पास, और जो एयरलाइन डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिली है उनके शेयर्स में भी उछाल आया। मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी बेनिफिट हुआ है इस चीज़ से, राइट। और जो शायद सेक्युलर कभी जाएंगे नहीं वहाँ पर मंदिर के दर्शन के लिए, उन्होंने अगर इन्वेस्ट भी किए होंगे तो उनको भी फ़ायदा हुआ है वहाँ पर। राइट। और चल उन्होंने इन्वेस्ट किया ही है, इतने दिन से उनकी टीआरपी जो बढ़ रही है इसी इशू पे। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जब वहाँ पे मेंटल एक स्टडी की गई थी, वो स्टडी मैंने बहुत पहले पढ़ी थी इसलिए मुझे स्पेसिफिक्स उसके याद नहीं है, लेकिन ऐसा पाया गया है कि जब हम मंदिर जाते हैं तो हमारी मेंटल एक जो सिचुएशन है वो थोड़ी बेटर हो जाती है, एनर्जी हमारी सही होती है, क्लियर हो जाता है, तो हेल्थ बेनिफिट्स भी आप देख सकते हैं। और अभी तो मॉडर्न साइंसेस भी बोलते हैं कि एक स्पेसिफिक टाइप के स्टोन्स पे आप जब चलते हो तो आपके बॉडी में एक स्पेसिफिक तरीके की डिफरेंस देखने को मिलता है, बेटर होती है आपकी हेल्थ। तो मंदिरों में वैसे टाइप के स्टोन्स यूज़ किए जाते हैं हर, और बहुत माइन्यूटली डिजाइंड मंदिर होते थे। आप कोणार्क टेम्पल में देखो अलग स्टोन यूज़ किया है, आप किसी और टेम्पल में देखो अलग टाइप का स्टोन यूज़ किया है, तो काफ़ी सारी चीज़ें उसमें देखी जाती थी। तो मेन पॉइंट मेरा ये है कि मंदिर के आसपास तुलसी की पौधे भी होते थे। क्यों होता था? क्योंकि ऑक्सीजन तुलसी का कितना, पीपल ट्री का ऑक्सीजन कितना मतलब कितना ज़्यादा ऑक्सीजन देता है ये भी हमको पता है। तो एक एयर क्वालिटी भी वहाँ पे मेंटेन होती थी, प्यूरिफिकेशन की भी वहाँ पे बात होती थी। तो सिर्फ एक
डायमेंशन से आप उसको नहीं कवर कर सकते। कोई आर्किटेक्चर का स्टूडेंट भी जाके अगर उसको ये सोचना हो कि यार मेरी आर्किटेक्चर कैसे थी, अगर उसे पता चले वो सही में जेन्युइनली है कि मेरे देश की आर्किटेक्चर कैसी थी, और उसे पता चले कि उसके तो सारे मंदिर तोड़ दिए गए, उसकी यूनिवर्सिटीज जला दी गई है, और उसके लिए अगर उसको बुरा लगे तो वो कोर्ट में भी नहीं जा सकता क्योंकि ये जो एक्ट है इसने उसको वो भी बंद कर दिया, तो क्या करेगा? हिस्ट्री छुपाई जा रही है, हमारा कल्चर छुपाया जा रहा है, हमारी आर्कियोलॉजी, हमारा आर्किटेक्चर, और ऊपर से बोलते हैं लोग बाहर के वेस्टर्न की आपने बनाया क्या है? जो बनाया तो वो तो तोड़ दिया ना, और जो तोड़ दिया उसको हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो ये जस्टिस डिनाइड नहीं है। नेचुरल जस्टिस को आप जो है, नेचुरल जस्टिस हमारा क्लेम किया जाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नेचुरल जस्टिस जो है उसको प्राधान्य दिया जाता है। कहाँ का नेचुरल जस्टिस है? नेचुरल जस्टिस का एक प्रिंसिपल तो ये भी है ना कि दोनों पार्टीज को आप सुन लो, सिर्फ एक पार्टी के बेस पे आप बात मत करो। तो दोनों पार्टी को तो सुन ही नहीं रहे, यूनिलेटरली आप डिसाइड कर रहे हो कि ये जो चीज़ है ये गलत है। एंड कमिंग टू माई पॉइंट, आप लीगल रिकोर्स बंद करके बहुत सारे जो मिसहैप्स है सोसाइटी में वो एनकरेज कर रहे हो, आप उनको ख़त्म नहीं कर रहे। आज नहीं तो कल ये जो हिस्टोरिकल जिनको हिस्ट्री जाननी है, जिनको आर्कियोलॉजी, ये सारी चीज़ें जिनको समझे, जो टेम्पल्स में इंटरेस्टेड है सम हाउ एनी हाउ, जो भी इंटरेस्टेड है, जैसे प्रवीण मोहन का चैनल है यूट्यूब पे, वो बताते कि हमारे टेम्पल्स कितने साइंटिफिकली बिल्ट है। आप उनके वीडियोस देख सकते हैं जाके, कितनी ज़्यादा चीज़ें उसमें इन्वॉल्व थी। जो म्यूजिकल पिलर्स वगैरह उसमें होते थे, कई सारे पिलर्स तो ऐसे लगता है कि फ्लोटिंग है, मतलब जमीन से ऊपर से कोई कनेक्शन। लिटरली वो नीचे से पूरा रुमाल डाल के भी देखा हुआ है, सब कुछ डाल के देखा हुआ है, एक्चुअल में फ्लोटिंग दिखाई देता है। एक्चुअली फ्लोटिंग है, मतलब हर टेम्पल में वो जाते तो कुछ नया सीक्रेट पता चलता है। और इतने ज़्यादा मतलब टेक्निकली डिज़ाइन थे, और ये टेम्पल को तोड़ दिया जाता है। ठीक है, हम नहीं रोक पाए तब उनका टूटना, लेकिन अभी तो कुछ हम कर। एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आप एक अल्टरनेटिव वे भी हम निकाल सकते हैं, जिसमें ADR होता है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, मीडिएशन, कंसाइलेशन, ये सारी चीज़ें। हम और कुछ चीज़ें भी लेके आ सकते हैं, जिसमें एक रिसर्च विंग जो है, जो कि काफ़ी मतलब दुनिया भर की जो मॉडर्न रिसर्च एबिलिटीज़ हम उसमें कैपेसिटीज़ इन्वॉल्व कर सकते हैं। मॉडर्न रिसर्चर्स को, प्रोफेसर्स को एक टीम बना सकते हैं, एक थिंक टैंक बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम आज हमारे पास, हम 1991 में नहीं, कितनी पुरानी चीज़ हो गई, अब इसको रिफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास में अभी कार्बन डेटिंग के भी हम आगे जा चुके हैं, रेडियोलॉजी के भी हम आगे जा चुके हैं। हमारे पास में पहले सिर्फ सोनार ही हुआ करता था, जिससे हम साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग जो होता था उससे ही हम सिर्फ देखते थे कि क्या हो रहा है ज़मीन के नीचे, पानी के अंदर। अभी हमारे पास में एडवांस टेक्नोलॉजी है, अभी हम इंफ्रारेड का भी वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो यही मेरे हिसाब से ये कोट कर रहा था, यही मेरे हिसाब से जो एडवोकेट कमीशन था इसको प्रमोट कर रहा था। मतलब एक साइंटिफिक, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी बोला है कि आप साइंटिफिक जो टेम्पर है उसको बढ़ाओ, और यहाँ तो आप घटा रहे हो। और घटा रहे हैं, और इस तरीके से घटा रहे हैं कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को आप कंप्लीट इनजस्टिस दे रहे हो। और आप यहाँ पर देखिए, क्या ये एक्ट क्यों लाया गया कि कम्युनल हार्मोनी मेंटेन रहेगी। कम्युनल हार्मोनी कैसे मेंटेन रहेगी, मतलब क्या इसका ये क्या होता है, एक पैरामीटर अगर देखा जाए तो वह एक कोई रिलीजियस प्लेस है, उस पर अगर कोई दूसरे रिलीजियस क्लेम कर रहे हैं तो वो चिढ़ जाएंगे और रिलीजियस हार्मोनी मेंटेन नहीं रहेगी। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए कि एक कम्युनिटी है, वो किसी दूसरे कम्युनिटी के ज़मीन पर, घर पर क्लेम करती है और वो विद्रोह करता है, उसमें हार्मोनी ख़त्म नहीं हो रही है। मतलब एक तरफ आप ऐसा एक्ट बना रहे हो जहां पर आप मंदिरों पर क्लेम नहीं कर सकते हो क्योंकि रिलीजियस हार्मोनी मेंटेन नहीं हो सकती, लेकिन दूसरी तरफ आप ऐसा एक्ट बना रहे हो जहां आपके घर पर क्लेम किया जा सकता है और वहां पर रिलीजियस हार्मोनी खत्म नहीं हो रही। और दोनों जगह पे लीगल रिकोर्स है ही नहीं, दोनों जगह पर लीगल ये जो है वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के फेवर में ही दिया गया है। तो ये मतलब किस तरीके का कानून जो है वो लाया गया था, और उस वक्त अगर हम अवेयर नहीं थे, आज अगर अवेयर हो रहे हैं तो जो गलतियां की गई है उसको सुधारा जाना चाहिए। और अगर उसको सुधारे जाने की कोशिश की जाती है तो अगेन सेक्युलर लॉ भी खड़ी हो जाती है ये बोलते हुए कि नहीं, यहाँ पर कम्युनल हार्मोनी जो है वो खराब होगी। वक्फ बोर्ड अगर खत्म किया जाता है कम्युनल हार्मोनी खराब होगी। अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को मेंटेन नहीं रखा जाता है तो कम्युनल हार्मोनी खराब हो जाएगी। मतलब हिंदुओं ने करना क्या चाहिए फिर? कुछ ही नहीं। जैसे जब ये लाया गया था तब तो सीधे तरीके से देखा जा रहा है कि, और ऐसा नहीं कि इशू बना नहीं था, जब बीजेपी ने उस समय ये इशू काफ़ी उठाया था, तब हालांकि इतनी पावरफुल पार्टी नहीं हुआ करती थी, लेकिन फिर भी इशू तो उठाया था। और तब हिंदुओं को तो ये पता था कि ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उनके अगेंस्ट एक्ट करने वाला है। फिर भी कुछ कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब हुई नहीं हुई। लेकिन जब निकाला जा रहा है
तो दूसरे कम्युनिटी के इंटरेस्ट हैम्पर हो रहे हैं, तो कम्युनल हार्मनी की क्यों चिंता आ रही है? और इसको खुल के भी नहीं बोलते आप लोग। आपने बोलना चाहिए कि जब मुस्लिम कम्युनिटी के ही जो राइट्स हैम्पर होते हैं, तभी क्यों कम्युनल हार्मनी हैम्पर होती है, तभी क्यों कम्युनल हार्मनी की बात आती है, और इनफैक्ट तभी क्यों क्लैशेस हमें देखने को मिलते हैं। देखने को मिलते हैं, डेथ्स देखने को मिलती है, स्टोन पेल्टिंग देखने को मिलती है। और स्टोन पेल्टिंग कितने लेवल पे, आप देखो कि कितने स्टोन्स थे कि आपको ट्रैक्टर से, ट्रक से उठा के लेके जाने पड़े। नहीं, और इतने स्टोन जमा कैसे किए गए, ये भी तो एक सवाल खड़ा होता है वहाँ। एंड माई पॉइंट इज, जब ये ऑर्केस्ट्रेटेड मेरे को और क्यों लग रहा है, बिकॉज जब ये डिक्लेयर हो गया था, कोर्ट ने कहा गया था कि आप सर्वे करो, तब समाजवादी पार्टी के लोग तो वहाँ पे थे, जो जिनको अभी ज़्यादा लग रहा है कि, और तब ये भी लोग थे, मीडिया भी थी, इन्होंने भी सुना था, तो क्या ये जल्द से जल्द उन्होंने वहाँ पे जाना नहीं चाहिए था? और एसपी के एक प्रोमिनेंट लीडर है, उन्होंने जब इस बात की डिस्कस की थी पुलिस के साथ में कि उन्होंने कहा था कि मैं खुद जाके देखूंगा कि वहाँ पे सर्वे किस तरीके से होता है, वो जाना भी चाहते थे। फिर उन्होंने आगे स्टेटमेंट दिया कि बाद में जब इंश्योरिटी मिली थी पुलिस फोर्स से और एडमिनिस्ट्रेशन की, ये निष्पक्ष तरीके से एकदम अच्छे से होने वाला है, तो उन्होंने वहाँ पे जाना कैंसिल किया। मतलब वहाँ तक तो वो सेटिस्फाइड थे जो था। और अगर आप इतने बड़े लीडर हो और आपको अगर कोई फिशी लग रहा है, तो आपने क्यों जाना कैंसिल कर दिया? आप तो जाने वाले थे। क्या आपको कुछ पता पहले ही चल गया था कि वहां पे कुछ ऐसा होने वाला है और आप उसमें फंस सकते हैं? आपने जाना क्यों कैंसिल किया? और अब वो फिर से वापस जाना चाहते हैं अपनी टीम को लेके मीडिया, और कह रहे हैं कि हमारी टीम में मीडिया होगी, ह्यूमन राइट्स हो गए और आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह, एक हेट्रोजिनस टीम, जो कि मल्टीफेसेटेड लोग उसमें जो अलग अलग डायमेंशंस में काम कर रहे, वो लोगों को लेके जा रहे हैं। क्या आप तब नहीं ले जा सकते थे? अब जब इशू हो गया तो कहीं ना कुछ इसमें फिशी तो डेफिनेटली लग रहा है, और इन्वेस्टिगेशन के बाद में बहुत सारी चीज़ें सामने भी आ सकती है। 100%। और ये जो चीज़ है कि अब बड़े बड़े यूट्यूबर्स अगेन वीडियोस लेकर आ जाएंगे कि कैसे एक कम्युनल हार्मोनी जो है उसको ख़राब किया जा रहा है कुछ सेक्शन ऑफ लोगों के द्वारा, और ये कुछ सेक्शन ऑफ लोग जो है इनको जो सपोर्ट भी कर रहे हैं वो भी कितने ब्रेन वॉश्ड है, वो भी कितने अंधभक्त है कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे देश में ज़रूरत किस चीज़ की है। क्या हमारे देश में ज़रूरत मंदिर की है, या हमारे देश में ज़रूरत हॉस्पिटल्स की है, स्कूल्स की है? अब यहाँ पर अगर हॉस्पिटल बना भी दिए तो फिर वैकेंसी की बात आ जाएगी। मतलब ये ऐसा है कि ये एक सेक्युलर लॉबी ऐसी है कि इतनी रोने वाली लॉबी है कि वो कभी मुस्कुरा ही नहीं सकती है। पता नहीं वो घर में मुस्कुराती भी होंगी या नहीं। तो ये चीज़ जो है ये कभी नेवर एंडिंग रहेगी। हम उस देश में रह रहे हैं जहाँ पर हर चीज़ की अपनी अपनी अहमियत है। अगर हमारे देश में हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है तो हमारे देश में स्कूल्स की भी ज़रूरत है, स्कूल्स की भी ज़रूरत है तो होटल्स की भी ज़रूरत है, होटल्स की भी ज़रूरत है तो हाईवेज की भी ज़रूरत है, और हाईवेज की भी ज़रूरत है तो मंदिरों की भी ज़रूरत है। क्योंकि कभी ना कभी कैसे ना कैसे लोगों को अपना मन शांत करने के लिए रिलीजियस प्लेसेस में जाना होता है। ये एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होती है जो एक सेक्युलर को शायद समझ में ना आए, जो और खासकर जो देश के बाहर बैठे हैं उनको तो बिल्कुल समझ में ना आए। और दूसरी चीज़ ये है कि सिर्फ वो आपको शांति प्रदान नहीं करती आपके मन को, उसी के साथ साथ देश को रेवेन्यू भी जनरेट करके देती है। क्योंकि कई लोगों ने ये पूरा निकाला है कि भगवान श्री राम मंदिर के द्वारा कितने लोगों को रोजगार, ये सारे फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं वो मिली है। प्लस उसी के साथ साथ कल्चरल एस्पेक्ट भी उसमें आता है। आपने जो इतनी सारी चीज़ें गिनवाई वो सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होती है, जिससे कि हमारा देश ओवरऑल समृद्ध बनता है। तो जैसे मैं एक मंदिर में मैं गया था बिहार के अराउंड, वहाँ पे एक एंशिएंट टेम्पल हुआ करता था जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर से वहाँ पे था, और जितने सालों से एग्जिस्ट था, वहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइप की डांस स्टाइल डेवलप हुई थी जो एक्सक्लूसिवली उसी टेम्पल में पाई जाती है। और उनका एक ऐसा आइडिया भी था कि इसको हम मेन स्ट्रीम में लेके आएंगे, जैसे ओडिसी वगैरह। और आप ये सारे भी डांस देखते हो, ओडिसी, कुचिपुड़ी वगैरह, ये सारे डांस भी जो है ये कहीं ना कहीं टेम्पल से ओरिजिनेटेड है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि कल्चरल एस्पेक्ट्स बहुत सारे इसमें इन्वॉल्व है। तो हम इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो ज़रूर बनाएंगे जिसमें हम टेम्पल्स की ज़रूरत क्या है और इसके कितने सारे डायमेंशंस है वो उसमें अच्छे से 100% पूरा सिग्निफिकेंस, उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो सारी चीज़ें उसमें कवर करेंगे, जिससे कि लोगों को भी एक इंसाइट काफ़ी अच्छी तरीके की ज़रूर मिलेगी।